नमस्कार। न्यूज़ टाइम 5 पीएम संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सुधीर सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर सक्सेना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा आरएसएस का क्या रोल है और भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से वो लामबंद करके विभिन्न विधानसभाओं के जो बाई इलेक्शंस हैं, जो उपचुनाव हैं, 48 उपचुनाव में, इसमें एक सीट मिल्कीपुर को अगर छोड़ दें तो 47 उपचुनाव इस समय विभिन्न राज्यों में हैं, राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश, बिहार और उसके बाद महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव और झारखंड के विधानसभा चुनाव। इन पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएसएस बिल्कुल खड़ी मिल रही है। बीजेपी आरएसएस को हराने के लिए अब विपक्ष का जो काम है वो और भी बड़ा हो जाता है। हालांकि जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव में 400 का नारा देते हुए, मोदी जी ने 400 का नारा दिया था और जेपी नड्डा साहब ने कहा था कि आरएसएस की अब हमें जरूरत नहीं है, हम सक्षम हो चुके हैं। पर आपने देखा हरियाणा के चुनाव में किस तरीके से आरएसएस ने भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के एक पक्ष के रूप में समर्थन जुटाने की कोशिश की। 1.25 लाख लोगों को ड्यूटी पर लगाया, टोलियां बनाई, मंडल टोलियां बनी और क्या नाम है, भजन कीर्तन टोलियां बनी और विभिन्न इलाकों में जाकर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रसार किया। भाजपा का वैचारिक सूत्र माने जाने वाले संघ ने महाराष्ट्र में अपनी सभी सहयोगी संगठनों के साथ समन्वय बनाकर पार्टी में पक्ष में माहौल बनाने की शुरुआत अब बाकी विधानसभाओं में, चाहे वो उत्तर प्रदेश, आपको पता है उत्तर प्रदेश में मथुरा में 2 दिन का शिविर लगा जिसमें मोहन भागवत खुद थे। 10 दिन के शिविर में दत्तात्रेय होसबोले भी थे। वो भी बोले कि जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, तो सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास का नारे देने वाली भारतीय जनता पार्टी अब सांप्रदायिकता और जातवाद के आधार पर वोट बटोरने का काम कर रही है। विपक्ष का काम और भी मजबूत हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में भी प्रचार के लिए यही प्लान है। 100वीं वर्षगांठ पर आरएसएस महाराष्ट्र का चुनाव खोना नहीं चाहती है। बीजेपी का बिजनेस इंटरेस्ट है क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है, सबसे ज्यादा टैक्स जो है महाराष्ट्र से आता है। तो महाराष्ट्र एक साख और नाक, आरएसएस की नाक और बीजेपी की साख की लड़ाई बन गई है। क्या कहेंगे आप इस तैयारी को लेकर और विपक्ष को अब किन बातों से आगाह रहना है, क्योंकि चुनौतियां बड़ी हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं खड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर ये चुनाव निकलना आसान नहीं है। अब तो आरएसएस ने भी अपना हैट डाल दिया है इस रिंग में। जी सुधीर सक्सेना जी। धन्यवाद आत्मजीत जी। देखिए, जब आप आरएसएस और बीजेपी की बात करते हैं तो प्रायः दोनों को अलग करके बात करते हैं कि आरएसएस और बीजेपी। मेरी बहुत दृढ़ मान्यता है कि आरएसएस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ चेहरे और मुखौटे का अंतर है। अन्यथा आरएसएस एक मानसिकता है, एक अवधारणा है, मस्तिष्क है और भारतीय जनता पार्टी उसका हाथ पांव है। भारतीय जनता पार्टी के जरिए आरएसएस अपने एजेंडे को लगातार लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया में आप देखें, तमाम धर्म हैं, तमाम संप्रदाय हैं, मतांतर हैं। किसी भी देश में कोई भी राजनीतिक दल अपने आराध्य के नाम पर वोट नहीं मांगता है। बौद्ध देशों में भगवान बुद्ध के नाम पे वोट नहीं मांगा जाता है। इस्लामी देशों में अगर चुनाव होते हैं तो कोई हजरत मोहम्मद साहब के नाम पर वोट नहीं मांगता है। ईसाइयों के अनेक राष्ट्र हैं, उनमें चुनाव होते हैं, वहां कोई ईसा मसीह के नाम पर वोट नहीं मांगता है। तो जब भगवान बुद्ध, ईसा मसीह, हजरत साहब के नाम पे कहीं कोई देश वोट नहीं मांगता है, तो हमारे एक सभ्य, सुसंस्कृत और बहुलतावादी राष्ट्र में एक पार्टी भगवान राम के नाम पर वोट क्यों मांग रही है, इससे उसकी नीयत और उसकी आंतरिक दुर्बलता का पता चल जाता है। अब हम आए आरएसएस के एजेंडे पर। तो 99 वर्ष पूर्ण करने के बाद अब आरएसएस का एजेंडा उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहते हुए पूरा हो सकता है। यही वजह है कि आरएसएस इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पीठ के पीछे न सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि उसको पूरी तौर पर मदद कर रही है। अन्य दलों के लिए चुनौती इस नाते कठिन है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास धन बल है, संख्या बल है, राजबल है और वह किसी तरह की नैतिकता
या शुचिता में कहीं कोई यकीन नहीं रखती है। इसलिए ऐसे कहते हैं रावण रथी विरथ रघुवीरा। तो एक तरफ रथ है, एक तरफ पैदल है। दिक्कत यह है कि कांग्रेस ने अपने प्रभुत्व काल में आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में मठा डालने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के अनुकूल उसने जब जब मौका आया उनकी मदद की। अटल बिहारी वाजपेयी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरीके से प्रश्रय दिया, उनको इलाज के लिए राजीव गांधी ने अमेरिका भेजा, पंडित नेहरू ने उनको यूएनओ में अपने शिष्टमंडल में शरीक करके भेजा था। इस तरह के ढेरों उदाहरण है और राज्यों में अनेक उदाहरण है, जबकि एक स्वस्थ परंपरा थी कि पक्ष और विपक्ष में बहुत सौहार्दपूर्ण और दोस्ताना रिश्ते हुआ करते थे। लेकिन सन 2014 के बाद, जिसे आप मोदी युग कहेंगे, जिसमें सबका साथ सबका विकास का नारा जो अंततः जुमला सिद्ध हुआ वो दिया गया था, उसमें जिस तरह से परस्पर नेताओं और पार्टियों के रिश्ते बिगड़े हैं, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही अपशकुनी या दुर्भाग्यपूर्ण या हानिकारक तत्व या लक्षण है। अब हम आए वर्तमान चुनौतियों के ऊपर। हरियाणा के चुनाव में आपने देखा, जम्मू कश्मीर के चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से आरएसएस ने सीधा उसमें दखल दिया। हरियाणा में उनके स्वयंसेवकों ने सक्रियता दिखाई। जम्मू कश्मीर में जहां घाटी में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े नहीं कर सकी थी, वहां पर 10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल से चुनाव हुए। वहां पर राम माधव और जी किशन रेड्डी को भेजा गया। अभी महाराष्ट्र के चुनाव जो बहुत मायने रखते हैं विपक्षी दलों और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए, वहां पर इन्होंने सुहास भगत, हितानंद शर्मा और अरविंद मेनन को तैनात किया है। तो जिस तरीके से आरएसएस स्वयं को सांस्कृतिक संगठन कहे भले ही, लेकिन जिस तरह से लगातार राजनीतिक कदम उठा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष या चुनाव में आरएसएस का हमेशा निर्णायक स्वर रहा है और हमेशा हमेशा उसका जो है हस्तक्षेप रहा है। तो इन सारे घटनाक्रम पे आप गौर करें तो कांग्रेस के साथ एक बड़ा एक पक्ष रहा है कि कांग्रेस एक फिनिक्स पक्षी की तरह थी। सन 60 के दशक में चीन से युद्ध के बाद नेहरू से लोगों का मोह भंग हुआ। डॉक्टर लोहिया ने संविध सरकारों का नारा दिया, कांग्रेस कमजोर हुई, कांग्रेस फिर उठ खड़ी हुई। उसके बाद इमरजेंसी लगी, कांग्रेस का उत्तर भारत में सुपड़ा साफ हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी के दृढ़ संकल्प से कांग्रेस फिर उठ खड़ी हुई। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह का दौर आया, उसके बाद कांग्रेस फिर उठ खड़ी हुई। लेकिन यह चुनौती धर्म बल, कारपोरेट बल और सत्ता बल के गठजोड़ के कारण इतनी कठिन है कि कांग्रेस उससे पार नहीं पार पा रही है और उसको नई रणनीति कहीं ना कहीं अख्तियार करने की जरूरत है। आत्मजीत जी। जी, जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक रण जो है, रण का मैदान अब तय हो गया है। महाभारत का आगाज़ हो गया है। एक तरफ 5 पांडव हैं और दूसरी तरफ पूरी कौरवों की सेना है। हालाँकि माइथोलॉजी से इसको रिलेट करना बहुत मैं अच्छा नहीं समझता, पर क्योंकि इस तरीके की इसको धर्म युद्ध की लड़ाई, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, हिंदू खतरे में है, हिंदुत्ववादी सोचों को लेके और इस तरीके की बातें की जाती हैं, तो उस पर्याय में कहना इसको गलत नहीं होगा। आपने देखा अखिलेश यादव ने 9 विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट सिंबल पे लड़ाकर ये कहा कि इंडिया गठबंधन की ये लड़ाई है, सिंबल मेरा है पर इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है। राहुल गांधी ने भी उसमें कोऑपरेट करके उन्होंने कहा कि हमें 2 सीटें नहीं चाहिए, खैर और गाजियाबाद की सीट भी सपा के सिंबल पे लड़ी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और यही बात उन्होंने हरियाणा में भी कही थी। हरियाणा में उन्होंने कहा था कि इंडिया ब्लॉक अगर एक मुश्त होकर लड़ेगा तो ये जीत निश्चित हो जाएगी। पर कहीं ना कहीं वहां के लोकल लीडर्स का, भूपेंद्र हुड्डा का सेल्फ कॉन्फिडेंस वहां हरियाणा में इलेक्शन को ले डूबा। हालांकि इसमें ईवीएम की पर को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का व्यवहार है। राजीव कुमार जी कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी चाइना के बारे में कहते हैं ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है, मतलब सब चंगा है उनके हिसाब से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी कोई परेशानी नहीं है, ईवीएम सब ठीक चल रहे हैं, राजीव कुमार कहते हैं, शेर शायरी करते हैं। पर लोगों का अब यह है कि जब जनाधार एक तरफ खड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कैसे जीत गई। महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में बात करें तो ये 2 दलों की लड़ाई नहीं है, ये 2
संगठनों में जो आपके एक तरफ गठबंधनों एनडीए खड़ा है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है, और एक तरफ जो है वो आपका महायुति है। अब महायुति कैसे बनी? महायुति में तो जो दो घटक दल हैं, एक नाथ शिंदे ग्रुप के और एनसीपी के शरद पवार से निकले अजीत पवार ग्रुप के, तो वो तो चुराए गए दोनों गुट हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वो दो लोग हैं जो कर्ण के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ महायुति में खड़े हैं। और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी के साथ शरद पवार एनसीपी और उद्धव ठाकरे की एनसीपी खड़ी है। तो वो लोकल इलेक्शन है, वो दिल्ली से या गुजरात से नहीं लड़ा जा रहा, वो महाराष्ट्र से लड़ा जा रहा है। तो ऐसे तौर में विपक्ष की भूमिका सीटों के अरेंजमेंट को लेकर और सीटों के बंटवारे को लेकर या चेहरों को लेकर, कौन से चेहरे स्टार प्रचारकों के रूप में उतरेंगे, कौन सीएम कैंडिडेट होगा, या सीएलपी डिसाइड करेगी, क्योंकि अब तो ये कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन नहीं है, ये तो दो संगठनों के बीच में इलेक्शन है, दो दलों के बीच में नहीं है। तो जिम्मेदारी प्रमुख जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कांग्रेस है, उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि कैसे क्षेत्रीय संगठनों को साथ लेकर चलने की। बिहार में जैसे आरजेडी में आपने देखा, शहाबुद्दीन की बीवी और उनके भाई जो हैं, उन्होंने आरजेडी अभी ज्वाइन की कल। तो और नीतीश कुमार का भी रुख अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि सामाजिक न्याय की बात करने वाले अगर भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक न्याय की परिभाषा को ना समझ पाए तो फिर ये नीतीश कुमार की भी कमी है। आपने देखा क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का बीड़ा जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, वो कई स्टेट्स में, पंजाब की स्टेट में आप देख लीजिए, एक तरीके से अकाली दल बादल को उन्होंने समाप्त कर दिया। दूसरी तरफ जेजेपी को, हरियाणा में जो उनका घटक दल था जिसने 10 सीटों के साथ उनकी सरकार का समर्थन किया था, उनको खत्म कर दिया। महाराष्ट्र में दो पार्टियों के दो फाड़ कर दिए। तो क्षेत्रीय पार्टियों को ये समझ में आ गया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे तो हम विलुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कांग्रेस की विचारधारा क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेके चलने की है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का दायित्व जो है, विपक्ष की ओर उनका उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है वो बढ़ जाता है। हालांकि इसमें अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र में, हालांकि मैं कह सकता हूं कि उनके पास कोई ज्यादा जनाधार वहां नहीं है, पर उन्होंने भी कह दिया कि हम कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे और इंडिया ब्लॉक का ही समर्थन करेंगे। पर दिल्ली के इलेक्शन आते आते क्या ये इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस पे भी सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। आप सारी स्टेटों में, जैसे कि मैं बताया, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, आगामी आने वाले बिहार और दिल्ली के इलेक्शन, इन दो महत्वपूर्ण इलेक्शनों के बाद अगला इलेक्शन दिल्ली और बिहार का है। विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए, कांग्रेस का दायित्व क्या है, और क्षेत्रीय पार्टियों को क्या समझ के किसके साथ चलना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ, दोनों बातें। आत्मजीत जी, कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस का दायित्व भी ज्यादा है इस देश की आजादी में, और इस देश में एक समावेशी और एक लोकतांत्रिक संविधान लागू करने में कांग्रेस की जो भूमिका रही है वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। संवैधानिक मूल्य, अगर हम संविधान को ही बचा लेंगे तो समझ लीजिए कि हमारा देश बच जाएगा, ये आप मोटे तौर पर मान के चलिए। जहां तक अन्य दलों की भूमिका का सवाल है, आपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत सही आकलन किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस क्षेत्रीय दल को आगोश में लिया वो या तो निर्बल होकर विलुप्त हो गया अथवा टूट गया। चाहे वो अकाली दल रहा हो, चाहे वो शिवसेना रही हो, चाहे वो एनसीपी रही हो, या हरियाणा में जजपा रही हो, या सिर्फ दलों को नहीं बल्कि परिवारों को तोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कूटनीति के तहत किया है। सोरेन परिवार झारखंड में इसका उदाहरण है, महाराष्ट्र में पवार परिवार इसका उदाहरण है। तो जिस तरीके से दलों को, संगठनों को, परिवारों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक अभीष्ट को साधती है, उसके अनेक उदाहरण आपको मिल सकते हैं। तो ये जो गांधी जी अकेले महामानव है, जो कहते थे साधन और साध्य की शुचिता, राजनीति में नैतिकता के समावेश का श्रेय अगर दुनिया में किसी को जाता है तो सिर्फ महात्मा गांधी को जाता है। और महात्मा गांधी की शुचिता और नैतिकता की अवधारणा का भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, उसके आचरण में कहीं कोई स्थान नहीं है।
जो पार्टी सत्ता में आते ही कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती है, उससे उसकी मानसिकता का आप अंदाज लगा सकते हैं। कांग्रेस ने कभी बीजेपी मुक्त या कम्युनिस्ट मुक्त या समाजवादी मुक्त भारत की बात नहीं की, जबकि इन सभी दलों ने समय समय पर उसको चुनौती दी। उसने चौधरी चरण सिंह या मुलायम सिंह यादव या शरद पवार या ममता बनर्जी, इसके खिलाफ राजनीतिक दायित्व तो निभाया होगा, लेकिन इनके खिलाफ दुश्मनी नहीं फाली, ना इनको कभी मिटाने की कोशिश की। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहती है, तो जाहिर है कि उसकी मानसिकता में चीजों को नेस्तनाबूद करने, चीजों को नष्ट करने और विकास के बजाय विनाश को प्रश्रय देने की अवधारणा या मानसिकता काम कर रही होती है। अब जिस तरीके से चुनाव में चुनौती है और बड़ी चुनौती है, पुरानी अब तक की सारी चुनौतियों के मुकाबले ये कहीं अधिक गंभीर चुनौती है, जिसका कि सामना कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को करना पड़ रहा है। और ये बहुत सुखद है कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, वे सब के सब इस खतरे को भांप रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, जिन्हें आडवाणी के रथ को रोकने का श्रेय प्राप्त है, ने हेमंत सोरेन को फोन किया। इसके बाद दोनों दलों में मिलजुल कर चुनाव लड़ने पर सहमति हुई। इसी तरह राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के 9 उपचुनाव में अपना प्रत्याशी न उतारने की घोषणा की। उसी तरह अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं व्यवहारिकता का परिचय दिया। तो जो लगातार घटनाक्रम है, इस बात का संकेत देते हैं कि गैर भारतीय जनता पार्टी दलों के नेता कहीं ना कहीं इस जरूरत को समझ रहे हैं कि उनको मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी की चुनौती का सामना करना है और किसी भी कीमत पर इस देश में संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करना है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उसके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई नैरेटिव नहीं है। लिंचिंग हो या बुलडोजर संस्कृति हो या लव जिहाद पर हिंदुओं को गोलबंद करने की बात हो या कटोगे तो बटोगे तो कटोगे की बात हो, जाहिर है कि इन सबके पीछे कहीं ना कहीं घृणा की और मिटा देने की और विनाश की मानसिकता काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास, मुझे लगता है कि अब बीते दिनों की बात है। अब सारा जोर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बटोगे तो कटोगे है, ताकि हिंदुओं में असुरक्षा की भावना पैदा हो और उसके तहत वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपने अपने क्षेत्रों में विजयी बनाए और किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से वो सत्ता न जाए जो उसके पास कांग्रेस व अन्य दलों की गलतियों, भूलों और ऐतिहासिक घटनाक्रम के फलस्वरूप आई है। इसमें मुझे एक गीत याद आता है, फिल्मी गीत जरूर है, जो देवानंद की फिल्म में था, सुन लो ए दीवानो ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। तो राम का नाम बदनाम करने का दोष किसके मत्थे जाएगा, ये आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं और इस देश का अवाम समझ सकता है। अब इस देश के अवाम को ये फैसला करना है कि आने वाले समय के लिए उसको, भारतवर्ष को किस दिशा में ले जाना है और क्या उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों में, संवैधानिक मूल्यों में गांधी, नेहरू और लोहिया के दिखाए हुए पथ पर आस्था है, या फिर वो उन लोगों के हाथ में सत्ता बनी रहने देगा जिनका मकसद इस देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने में है। आत्मजीत जी। जी, जी, जी। मैं एक पार्टी के नेता को कोट कर देता हूँ, भाजपा का लक्ष्य जी। उन विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करना है, जहाँ वहाँ चुनाव लड़ रही है, चलिए वो ठीक है। वो कहते हैं हम अपने सहयोगियों की सीटें महायुति को एक बार फिर महाराष्ट्र के विकास और विकसित भारत के हमारे समूचित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महाउपयुक्त, बेहद अनुकूल बना देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आरएसएस का उत्साह जब नहीं था तो लोकसभा में 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 में सिमट गई। अब अति उत्साहित क्यों है? क्योंकि वो हिंदू खतरे में है, बटोगे तो कटोगे, सांप्रदायिकता, जातिवाद, अलगाववाद और अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले करना, अगर इसी को चुनाव जीतना कहते हैं तो ये देश को खंडित करता है, देश को जोड़ता नहीं है। धर्मनिरपेक्षता हमारे देश की आत्मा है। इस देश में सभी धर्म समभाव की बात को लेकर हम आजादी की लड़ाई भी लड़े थे
उस समय कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, सब देश के परवाने थे। अगर उस स्पिरिट को हम याद करें तो मेरे हिसाब से देश की राजनीति के पटल पर जो संगठन या जो दल सबसे आगे देश की आत्मा को या देश के स्वभाव को समझता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को इसमें बहुत सारी बलिदान अभी और देने पड़ेंगे। जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ उनको लीड दी है, ये बहुत अच्छा कदम है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लीड देकर उनको 85-85 सीटें देकर बराबरी की सीटें लड़ना भी कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा कदम है। और झारखंड में आपने देखा तेजस्वी यादव की खबर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें मतभेद हो जाए। तो बड़ा उछाला गया मामला प्रेस और मीडिया में कि तेजस्वी यादव जो है वो नाराज हैं, वो 7-10 सीटें मांग रहे थे, उनको सीटें नहीं ऑफर की गई। पर तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ा दिल दिखाकर झारखंड के इलेक्शन में जो भी उनकी आपस की बातें थी वो सब सुलटा ली। गिरिराज सिंह दहाड़ते हैं बिहार में, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखिए मुसलमान अगर मिले तो एक थप्पड़ मारे तो 100 थप्पड़ मारिए। इस तरीके के अनगढ़ बयान वो देते हैं। पर तेजस्वी यादव उनके बयानों को देखकर एक ही सवाल पूछते हैं कि आप तो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, आप तो ये जवाब दीजिए कि आपने कितने कारखाने बिहार में लगाए? आप बिहार से हैं, आप 10 साल से टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, आपने बिहार के राज्य के लिए क्या किया? बजाय विकास पे बात करने के आप विनाश की बातें करते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन राहुल गांधी और उनके तमाम क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस कोई एक सांस्कृतिक संगठन नहीं है, एक राजनीतिक संगठन है जो बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ता है, सांप्रदायिकता के आधार पर टोलियां बनाता है। मैंने जैसे आपको कहा, महाराष्ट्र में ऑलरेडी इसका काम शुरू हो चुका है। विभिन्न टोलियां अपने अपने कार्य क्षेत्रों में निकल चुकी हैं, सांप्रदायिकता और जातवाद पर वोट बटोरने के नाम पर। देश की जनता को अब ये देखना है कि एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाना है या सब अलग थलग पड़ जाएंगे तो देश का विकास तो कभी नहीं हो सकता। इन सब तमाम बातों के साथ सुधीर सक्सेना जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।